नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन को ईडी ने आय से अधिक संपत्ति और गलत तरीके से डिफेंस की लैंड बेचना और कोयले के गलत तरीके से खनन का मुकदमा चलाया है। हेमंत सोरेन को कई बार नोटिस गए। उन नोटिसों में हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी का खतरा सताने लगा, लेकिन हेमंत सोरेन के पास कोई जवाब नहीं होता था। और जवाब ना होने का कारण है कि मामला क्लियर है। अब डिफेंस की लैंड बेचना, आप सोचो कि असल में जो लैंड जिसको ट्रांसफ़र किया गया वो लैंड कहीं कलकत्ते में उसका रिकॉर्ड था। कलकत्ते में पैसे देकर उसका रिकॉर्ड बदलवाया गया। राज्य सरकार ने उसके रिकॉर्ड में संशोधन किया, जो कि हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और ऐसी परिस्थिति में सारे डॉक्यूमेंट चेंज करवाने के बाद वो डिफेंस की लैंड बेची गई। अब डिफेंस की लैंड बेचने के बाद वो मामला खुल गया। ईडी ने जब उस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो मालूम पड़ा कि कोलकाता में जो उसके कागजात, ओरिजिनल कागजात थे कैंटोनमेंट के, उन कागजातों में छेड़छाड़ की गई। हम सब जानते हैं कि जिस समय ईसाई यहाँ पर शासन कर रहे थे वो कागज़ एक कॉपी बनाकर नहीं रखते थे, कई जगह पर उसकी कॉपियाँ रखी जाती थी। इनको अंदाज़ा नहीं था कि उसकी और भी कहीं पर कॉपी हैं, तो इन्होंने वहाँ का हवाला लेते हुए यहाँ लैंड रिकॉर्ड चेंज करवा कर उसमें एक आईएएस ऑफिसर भी हमको याद होगा फंसा था। और आईएएस ऑफिसर के पीछे का जो सारा खेल था वो हेमंत सोरेन का था। तो वो आईएएस ऑफिसर डिफेंस की लैंड बेचने के चक्कर में उसको जेल हो ही गई है, वो जेल में है। और अब हेमंत सोरेन जिन्होंने उसी रास्ते पर चलते हुए और घोटाले किए वो उसके पकड़ में आ गए। अब हेमंत सोरेन साहब पहले हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के साथ सिमिलरली कपिल सिब्बल साहब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चले गए। अभिषेक मनु सिंह भी उनकी पैरवी पीछे से करने लगे। दोनों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के सामने मेंशनिंग करी। पहले सुप्रीम कोर्ट सितंबर 2023 में ही खारिज कर चुका था और ये कह चुका था, 2 जजों की बेंच कह चुकी थी कि हाई कोर्ट में जाइए, आपका यहाँ पर कोई रास्ता नहीं बनता। लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग की गई और ये कहा गया कि भाई चीफ जस्टिस वो तो मिनिस्टर हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं, और चीफ मिनिस्टर को के ऊपर ये हमला किया गया है, ईडी का दुरुपयोग किया गया, ये सब कुछ बताया गया। चीफ जस्टिस ने बेंच बना दी। बेंच में ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना उसको हेड कर रहे थे और ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश। तो जैसे ही हम बात करते हैं कि ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना की, तो राष्ट्रवाद उनमें खूब झलकता है, इसमें कोई शक नहीं। ऑनरेबल संजीव खन्ना के मामले के सामने ही हमको याद होगा मनीष सिसोदिया वाला मामला, 330 करोड़ रुपए खुलकर सामने आया था। मनीष सिसोदिया का कई दिन तक ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना ने मामला सुना था। ईडी को हड़काया भी था, सीबीआई को हड़काया था, राज्य सरकार को हड़काया था। और सब कुछ करने के बाद जब एंट्री मिल गई कि 330 करोड़ रुपए का तो खेल हुआ ही है, खेल बड़ा हुआ होगा, 330 की तो एंट्री मिल गई। तो उस एंट्री के मामले में उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जमानत नहीं दी जा सकती। तो ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में मामला गया। आज सुबह तड़के सुनवाई हो रही थी। उन्होंने कहा कि भाई देखो, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? और पहले भी सितंबर 2023 में चूंकि सुप्रीम कोर्ट आपको हाई कोर्ट के लिए भेज चुका है, तो फिर आप क्यों चले आए? आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं? ऐसी सिचुएशन में जब वो कह रहे हैं हमारे पास क्यों चले आ रहे, तो कपिल सिब्बल साहब ने उनसे कहा कि साहब ये चीफ मिनिस्टर का मामला है और ये बहुत हाई सेंसिटिव है। उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, अगर चीफ मिनिस्टर का मामला सुनेंगे तो भारत में सभी नागरिक बराबर का अधिकार रखते हैं। अगर चीफ मिनिस्टर का सुनेंगे तो सबका सुनना पड़ेगा, हम किसी को मना नहीं कर पाएंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ये रोज़ की जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग है उसी में उलझा रहेगा। जब आपके खिलाफ कागजात वहाँ पर मिल रहे हैं, आपके खिलाफ वहाँ पर प्राइमा फेसाई एविडेंसेस हैं, तो फिर आपको जो भी गुहार करनी है ईडी के खिलाफ वो हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के नाते वो सब कुछ सुनने का अधिकार रखती है जो हम सुन सकते हैं। इसलिए आपको आर्टिकल 32 की बजाय आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाना चाहिए। बहुत सारे आर्गूमेंट उसमें करने की कोशिश की गई और ये कहने की कोशिश की गई कि साहब ऐसे तो देश में पूरी अपोजिशन की पॉलिटिक्स ख़त्म की जा रही है, अपोजिशन की पॉलिटिक्स के पीछे का सारा खेल जो है वो दूसरा चल रहा है, केंद्र सरकार बहुत कुछ मिसयूज़ कर रही है पावर्स का। अब सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होते हैं कि अगर केंद्र नहीं करता है तो मोदी जी को आपने बिठाया क्यों है? मोदी जी की सरकार करप्शन के खिलाफ बिठाई है। एक साथ करप्शन ख़त्म किया नहीं जा सकता, स्टेप बाय स्टेप ख़त्म करने के प्रयास चल रहे हैं और उसमें जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अब
उसमें लोगों के आर्गूमेंट हो सकते हैं, और वो आर्गूमेंट ये हो सकते हैं कि साहब जो जिसकी ईडी की कार्रवाई चली बीजेपी में आ गया वो धुल गया और ये हो गया वो गया। मैं कहता हूँ कि धुल गया हो या ना धुल गया हो, मैं सीधी बात करता हूँ कि जिस स्तर पर काम चल रहा है कम से कम चल तो रहा है। जो भी हो रहा है किसी के खिलाफ भी हो रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई चल तो रही है, और कार्रवाई चल रही से मतलब है कुछ तो कम हो ही रहे हैं। धीरे धीरे उन सब पर लगाम आएगी जो भी इस तरह के मामलों में कभी भी इन्वॉल्व रहे होंगे या फिर रहे हैं। अब वो अपोजिशन के नेता अगर उसमें पैदा करते रहे होंगे तो वो भी निपटेंगे। आप डिफेंस की लैंड के मामले में सोचकर देखिए कि भारत में जो आंकड़ा कह रहा है वो ये कहता है लगभग 18 लाख एकड़ डिफेंस की लैंड है। अंग्रेज़ों ने जिस समय जो उस समय की रियासतें जीती थीं उनके किले वो सब डिफेंस लैंड घोषित कर दी गई थी। उनकी आर्मी के स्थान वो सब डिफेंस लैंड घोषित कर दी गई थी। पलटन की भूमि सब डिफेंस लैंड घोषित कर दी गई थी। पड़ाव की भूमि सब डिफेंस लैंड घोषित कर दी गई थी। इसके साथ साथ लगभग 250 वर्ष पहले 1800 कुछ का ये कानून है, उसमें उस समय उन्होंने ये भी एक नियम बनाया था कि डिफेंस की लैंड किसी भी हालत में किसी के द्वारा भी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। यानी कि डिफेंस की लैंड वंस अ डिफेंस ऑलवेज डिफेंस, डिफेंस की भूमि सदैव डिफेंस से ही बनी रहेगी। उसमें सरकारों को भी अधिकार नहीं होगा, शासन को भी अधिकार नहीं होगा कि वो डिफेंस लैंड को कन्वर्ट करके या उसको किसी और को दे दें या पोजीशन किसी को ट्रांसफ़र कर दें। ये नियम 2020 में पहली बार मोदी जी ने नोटिफिकेशन जारी किया और 2021 में इस पर कानून पास किया था। 2021 के कानून पास करते समय जो स्टेटमेंट आए थे उनमें ये कहा गया था कि 17.95 लाख एकड़ यानी कि लगभग 18 लाख एकड़ ज़मीन कंटोनमेंट की है ऑन रिकॉर्ड, जिसमें से केवल 1.5 से 1.25 लाख एकड़ ज़मीन ही डिफेंस के कब्जे में है। आप सोचिए कि 1.5 से 1.25 लाख एकड़ ज़मीन डिफेंस के कब्जे में, इसका मतलब ये हो गया कि 16 लाख एकड़ से ऊपर की ज़मीन लोगों के कब्जे में है। उसमें जो रिपोर्ट लगी थी उसमें ये कहा गया था कि लगभग 56 एकड़ ज़मीन या और ज़्यादा हो सकती है जिस पर भवन बने हुए हैं, लोगों के कब्जे हैं। आप सोचिए देश भर में डिफेंस की लैंड पर मोस्टली, अब ये नया बात मैं आपको बता रहा हूँ, डिफेंस की लैंड पर मोस्टली वक्फे बना दी गई, ज़्यादातर चर्चेस की ज़मीन घोषित कर दी गई, सोसाइटियाँ बनाकर लोगों ने कब्जा कर लिया, और यहाँ तक कि ऑन पेपर भी सरकारों ने खेल खेला। मैं उसी एक खेल को आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि सरजू अर्जुनपुर की लड़ाई हुई। सरजू अर्जुनपुर की लड़ाई ग्वालियर के राजा और अंग्रेज़ के बीच में हुई। उसमें एक ट्रीटी हुई। ट्रीटी में गंगा जमुना का जो दोआब है वो दोआब अंग्रेज़ों को ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसको सीडी टेरिटरी कहते हैं। अब उस समय मराठों का किला अलीगढ़ में हुआ करता था, जिसको हरिगढ़ किले के नाम से जानते थे। हरिगढ़ किला अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया, वो डिफेंस लैंड घोषित हो गई। 1976 तक, बल्कि 1976 या 78 की बात करूं, 72 से 78 के बीच, तब तक वो डिफेंस लैंड रही। और नियम ये कहता है कि डिफेंस लैंड को सरकार भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती जब तक पार्लियामेंट से उसको पावर ना मिले। डिफेंस मिनिस्ट्री ने, ऐसा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्लेम है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने उनको हरिगढ़ का किला बेच दिया, डिफेंस मिनिस्ट्री। और उन्होंने जो कागज़ दिखाए हैं वो कागज़, जो आरटीआई से कागज़ निकले हैं यूनिवर्सिटी के अंदर से, बाकी से नहीं निकले, यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि हरिगढ़ का किला 1976 या 78 में या 72 में, जो भी तारीख रही हो, उस समय एक 20 लाख 25 लाख जो भी अमाउंट उन्होंने बताया कि इतने रुपए में हमको बेच दिया गया, ये मेरे रजिस्ट्री के कागज़ हैं। अब डिफेंस सेक्रेटरी को क्या डिफेंस की ज़मीन बेचने का अधिकार हो सकता है? क्या सरकार को डिफेंस का बेचने का अधिकार हो सकता है? क्योंकि सरकार होती है, सरकार लेजिस्लेशन नहीं होता, सरकार पार्लियामेंट नहीं होती। सरकार को भी कोई ज़मीन के सेटलमेंट के लिए पार्लियामेंट से पावर लेनी पड़ती है। इनमें एक केस मैं आपको और बताता हूँ, इनरी बेरूबरी का केस था। इनरी बेरूबरी नेहरू जी के समय का मामला है। पाकिस्तान से लगता हुआ बेरूबरी स्टेट हुआ करती थी, वो बेरूबरी स्टेट नेहरू जी ने पाकिस्तान को दे दी अपने मन से। मतलब कहा गया, अरे भाई तुम भाई हो, तुम ले जाओ।
बेरूबरी के मामले में उस समय बलराज मधोक साहब ने देश में आंदोलन कर दिया, जो कि जनसंघ के नायक थे। बलराज मधोक साहब उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए। सुप्रीम कोर्ट में इन री यानी कि जब बहुत हंगामा हो गया, देश भर में हंगामा हो गया कि पाकिस्तान को आपने हमारी ज़मीन कैसे दे दी और और केंद्र सरकार के पास पावर कहाँ से आई, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर सरकार भी प्रेजेंट हुई। तो वो मामला बड़ा इन री बेरूबरी केस। इन री बेरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को कोई पावर नहीं होती, पावर अगर लेनी है तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके सरकार को पावर गेन करनी पड़ेगी, और जब वो संविधान में संशोधन करके पावर गेन कर ले तब फिर उसको इस तरह के एग्रीमेंट करने के अधिकार हो सकते हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में इनकमिंग लैंड तो है कि आप देश में कोई बाहर का राज्य है उसको एक्सीड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान ही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बना जिसमें सीसेशन का मामला हो और ये कहा जा सकता हो कि ये जो लैंड है ये दी जा सकती है, ज़मीन किसी को दी जा सकती है। इसलिए किसी भी सरकार को ज़मीन, किसी भी पड़ोसी को ज़मीन दी नहीं जा सकती, उससे ज़मीन ली जा सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन में भी संशोधन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब तो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी आ गई है और बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी में देश बेच नहीं सकते, आप देश की कोई ज़मीन किसी और को दान नहीं कर सकते। तुम्हारे पिताजी की ज़मीन नहीं है, ये तो देश की ज़मीन है, एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक, एक एक बच्चे की ज़मीन है। अब इस ज़मीन को सरकार अगर निर्णय करना चाहे तो सरकार हमारा प्रतिनिधित्व तो कर सकती है, लेकिन सरकार हमारा निर्णय नहीं ले सकती। हमारे लिए जो हमको निर्णय लेने हैं वो निर्णय नहीं ले सकती। उसके लिए उसको पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। पार्लियामेंट में हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उस रिप्रेजेंटेशन से आपको एक पार्टिकुलर कैटेगरी है 368 में, उस कैटेगरी के अनुरूप ही आपको पहले संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान में संशोधन करने के बाद ही वो ज़मीन आप ले सकते हैं, मतलब उस पर निर्णय कर सकते हैं। वो भी 2/3, जहाँ तक मेरा मानना है 2/3 बहुमत, और 2/3 के अलावा 50% राज्यों से भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। अब ऐसी परिस्थिति जिसमें ये कहा जाए कि भाई 2/3 बहुमत चाहिए या फिर 50% राज्यों से चाहिए, क्योंकि लैंड का जो विषय है वो स्टेट सब्जेक्ट है, केंद्र का विषय नहीं। केंद्र को भी अगर ज़मीन चाहिए होती है तो उसको राज्य सरकार से लेनी पड़ती है। केंद्र सरकार के पास जो ज़मीन है वो डिफेंस की लैंड है, और डिफेंस की लैंड है और नई दिल्ली की ज़मीन है। तो डिफेंस की लैंड में भी कानून है, और वो सरकार उसको ज़मीन को ना बेच सकती है, ना ले सकती है, ना दे सकती है। अब 2021 में जो मोदी जी ने नया कानून बनाया, उसमें ये बताया गया है, 250 वर्षों के बाद उसका संशोधन हुआ, और 250 वर्षों के बाद संशोधन में ये उसमें बताने की कोशिश की गई है कि राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यानी कि नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए, वो ज़मीनें जो डिफेंस के डायरेक्ट कब्जे में नहीं हैं, कंटोनमेंट की ज़मीनें हैं, या फिर वो ज़मीनें नुज़ूल पड़ी हुई हैं, या फिर वो ज़मीनें पलटन की पड़ी हुई हैं, वो ज़मीनें पड़ाव की पड़ी हुई हैं, उन सारी ज़मीनों पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस से, नेशनल इम्पोर्टेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस से उन डिपार्टमेंटों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है जो राष्ट्र निर्माण में भागीदार हो। इलस्ट्रेशन ये है कि दिल्ली में मेट्रो को बहुत सारी ज़मीनें डिफेंस की दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कहीं रेलवे स्टेशन बनाना है, तो कहीं बस अड्डा बनाना है, तो कहीं इस तरह के जो ज़मीनें हैं, या सड़क निकालनी है, या ओवरब्रिज बनाने हैं, इस तरह की ज़मीन, इस तरह के पर्पज़ जो कि सार्वजनिक यूज़ के लिए हों, उसके लिए वो ज़मीनें अब ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। लेकिन उस ट्रांसफ़र को फ्री में नहीं किया जाएगा, उस डिपार्टमेंट से डिफेंस को पैसा दिया जाएगा, जिसमें कि डिफेंस का जो फाइनेंशियल फंड है उसको बढ़ाया जा सके। तो कुल मिलाकर डिफेंस के फंड को बढ़ाना, और वो ज़मीनें जो वक्फ़ों के कब्जे में हैं, जो इमामबाड़ों के कब्जे में हैं, जो और इस तरह के इलीगल एलिमेंट्स या इंटरनेशनल एलिमेंट्स के कब्जे में हैं, वो सारी ज़मीनें वापस ली जा सकती हैं, और वो ज़मीनें राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल की जा सकती हैं, चाहे उस पर किसी भी प्रकार की कोई बस्ती क्यों ना बसी हो। ये आज का नियम है। तो सवाल ये पैदा होता है कि डिफेंस की ज़मीन जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास है, जो 1978 या 1970-80 के दशक में ट्रांसफ़र कर दी गई थी, उनके अनुसार
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो डॉक्यूमेंट असली है कि नकली है इसका कुछ पता नहीं है, उस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी क्या है पता नहीं, क्योंकि वो हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने दिखाया है, लोगों ने जो आरटीआई डाल कर निकाला है, वो बताता है कि वो डॉक्यूमेंट गलत है। अब डिफेंस सेक्रेटरी उस समय के जो 80 के दशक में रहे होंगे उनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए, वो डिफेंस मिनिस्टर जो उस समय रहे होंगे उनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए, उस समय की जो सरकारें रही होंगी उन सरकारों के खिलाफ मुकदमे होने चाहिए। मेरा मानना ये है कि ये ज़मीनें जो इस तरह की ट्रांसफ़र कर दी गई हैं वो ज़मीनें इलीगल सरकारी तरीके से, और हेमंत सोरेन ने तो जो ज़मीन ट्रांसफ़र की है वो तो उन्होंने उसमें भी घोटाला किया, वो तो डिफेंस लैंड भी घोषित करना नहीं चाहते थे, उन्होंने तो उसकी डिफेंस लैंड का नेचर इलीगली पेपर में चेंज करवा कर उसको ट्रांसफ़र किया है। इसलिए ये तो राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है, और राष्ट्रद्रोह के मामले में वो चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। और किसी को बख्शने का मतलब हो गया कि उन लोगों की हिम्मत पड़ना जिन लोगों ने डिफेंस लैंड को हथियार के रूप में ट्रांसफ़र करने की एक मुहिम बना रखा है और उससे वो इलीगल बहुत सारे काम करते हैं, उन सभी को छूट देना है। अब यहाँ पर हेमंत सोरेन तो जेल जा चुके हैं, ताजपोशी किसकी हो इसके लिए उनकी पत्नी की व्यवस्था हो रही है कि भाई उनकी पत्नी की ताजपोशी होगी। और ये तो सवाल ये पैदा होता है कि शिबू सोरेन साहब के केवल हेमंत सोरेन बेटे हैं, उनकी पत्नी ही है, या उनकी बेटी भी है, उनके और बेटे भी हैं, वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते? या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा बैठकर कोई निर्णय क्यों नहीं कर सकता? ये क्या डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं? ये सब डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप बताइए क्यों ना इनको जेल हो, क्यों ना केजरीवाल जैसों को लंबे समय तक जेल में डाला जाए, जिन्होंने घोटालों पर घोटाले करके राज्य को हतप्रत किया हुआ है, छिन्न भिन्न करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। इनके लिए ये कहना कि नहीं साहब सरकार, केंद्र सरकार ऐसा काम कर रही है, तो मैं कहता हूँ साधुवाद है ऐसी सरकार को, साधुवाद है कि वो हिम्मत कर पा रहे हैं, साधुवाद है कि वो इस तरह के काम कर पा रहे हैं। कोई तो करेगा, कोई तो इन पॉलिटिशियंस को जो घोटाले करते हैं इनको जेल भेजने का काम करेगा। किसी के पास तो ये अधिकार आपको देना ही पड़ेगा। ये अधिकार जो है उसका केंद्र अगर बखूबी इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए सैल्यूट करने की आवश्यकता है, उनको क्रिटिसाइज़ करने की नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।